नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आज चौथा लेक्चर है और ल्यूसेंट पेज नंबर 4 और ये उसकी वर्कबुक। आज 3 चैप्टर एक पेज पर 2 स्टार्ट हो रहे हैं। स्रोत वाला टॉपिक आज आप देखिए खत्म हो जाएगा और प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट होगा और इसी पेज पर ये समाप्त भी हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी है और सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं इसको। पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया। तो यवन शासकों ने। सर्वप्रथम लेख लिखने से आशय क्या है, तात्पर्य क्या है? दरअसल पिछले पेज पर हमने देखा था, एक पॉइंट आया था आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन। तो मैंने आपको बताया था कि आहत सिक्कों की विशेषता क्या है। चांदी के, तांबे के पतली पतली सीट ले ली, उसको अलग अलग शेप में ट्रायंगल और सर्कुलर शेप में या स्क्वायर शेप में काट लिया और उसके ऊपर फिर ठप्पा मार करके उसको अलग अलग आकृतियां, जैसे कि पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन सिक्कों के ऊपर ना तो कोई नाम होता था, ना ही किसी देवता का चित्रण होता था, ना किसी राजा का चित्र होता था, कुछ लिखा नहीं होता था। तो ना तो उन सिक्कों से आपको राजनीतिक इतिहास पता चलता है, ना ही धार्मिक इतिहास पता चलता है। तो प्राचीनतम सिक्के जो भारत में थे वो आहत सिक्के थे, जो तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक इतिहास के बारे में, धार्मिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देते। लेकिन आधुनिक सिक्के, तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, अर्थात ऐसे सिक्के जिनके एक तरफ कोई आकृति बनी हुई है, उनके दूसरी तरफ कुछ लेख लिखा हुआ है। वो आकृति किसी देवता की हो सकती है, किसी राजा की हो सकती है। तो एक निश्चित आकार के सिक्के, हमें भाषा का पता चलता है, लिपि का पता चलता है, हमें समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। शुरुआत हो रही है यहां से। इसके बाद महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहां पर एक साथ दिए गए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग के शासक खारवेल का है। इससे खारवेल की उपलब्धियों का पता चलता है। हम इसको मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। और ये तिथि रहित अभिलेख है, इस पर कोई डेट नहीं है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये शक शासक रुद्रदामन का है और इससे हमें रुद्रदामन की उपलब्धियों का पता चलता है। ये भी हम मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। नासिक अभिलेख भी मौर्योत्तर काल का है और सातवाहनों के बारे में जानकारी देता है, गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ लेख भारतीय नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त से संबंधित है। गुप्त वंश में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का है। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य शासक हैं। कभी कभी अभिलेखों के लेखक भी पूछे जाते हैं, जिन अभिलेखों के बारे में जानकारी है कि उनको किसने लिखवाया, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख और एहोल अभिलेख के लेखक उपलब्ध हैं, क्रमशः हरिशेन और रविकीर्ति। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, मिहिर भोज, एक हम आगे चल करके पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में राजा भोज, वो परमार राजा भोज हैं। ये प्रतिहार नरेश मिहिर भोज हैं। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त के हैं, पूर्ण आक्रमण की सूचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक सेनवंशी शासक विजय सेन का है। तो यहां से एक पैटर्न मिल जाता है कि ये तो वो अभिलेख हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल हमने बोगोज कोई अभिलेख के बारे में जानकारी हासिल करी थी। तो आगे जब आप पढ़ेंगे, आपको कोई भी अभिलेख मिल जाए तो आप कम से कम इतना तो देखें ही कि उसका शासक कौन है, किस शासक के बारे में है। वो शाखा जो अभिलेखों का अध्ययन करती है एपिग्राफी कहलाती है।
हमें एक सील, एक मोहर मिली है जिस पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा है, वीणा वादन। इससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी रहा होगा। ऐसे ही अरिकमेडु, जो कि पुदुचेरी के पास एक जगह है और प्राचीन काल में इंडो रोमन ट्रेड, भारत रोम व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, वहां से हमें रोमन सिक्के मिलते हैं। यहाँ पर देखिए भारत के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में किन किन क्षेत्रों के साथ थे, उनके नए और पुराने नाम दिए गए हैं। जैसे स्वर्ण भूमि, जो वर्तमान में म्यांमार है, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोज, जावा जिसको यवद्वीप कहते थे, ये सब नाम दिए गए हैं। इधर आप देखिए इसकी वर्कबुक बनाई गई है, अभिलेख एक क्रम में लिखे गए हैं, आपको शासकों का नाम याद करके लिखना है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है अभी हमने देखा, एपिग्राफी। हाथी गुम्फा अभिलेख की तिथि पूछी गई है और यहाँ पर हमें जानकारी है कि ये तिथि रहित अभिलेख था, तो हम लिखेंगे तिथि रहित अभिलेख है, इस तरीके से। अगला फैक्ट है मंदिर निर्माण कला। आप पूर्व मध्य काल में मंदिर स्थापत्य कला की अलग अलग शैलियों के बारे में पढ़ेंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और वो स्थान जहां पर नागर और द्रविड़ शैली का सम्मिलित प्रयोग किया गया मंदिरों में, बेसर शैली। इसके बाद मंदिरों के स्थापत्य से संबंधित एक और शब्द पंचायतन। एक मुख्य मंदिर और उसके चारों ओर चार मंदिर। मुख्य मंदिर थोड़ा बड़ा होगा और यहाँ पर जो देवता है निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण होगा, और यहाँ पर चार छोटे मंदिर होंगे और सहायक देवता मान लीजिए। तो जब इस तरह का एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स दिखाई दे तो पंचायतन मंदिर कहलाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पंचायतन मंदिर के, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में ही, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है देवगढ़, या गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न क्या आ सकता है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है। जो हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेते हैं तो उन्हें ध्यान होगा, जब सामंतवाद पढ़ा जाता है तो सामंतवाद को इस पंचायतन से जोड़ा जाता है कि राजा केंद्र में, महाराजाधिराज, और उसके चारों ओर उसके सबऑर्डिनेट किंग, जिनको कि हम सामंत कहते हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है और किस शैली का है, या लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, किस शैली का है। यहाँ पर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और चूंकि इस किताब में इसी पेज पर अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रागैतिहासिक काल, तो हम भी इसको स्टार्ट करते हैं। यहां तक आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने प्रागैतिहासिक काल के ऊपर ऊपर के फैक्ट लिए, और क्वेश्चन नंबर 16 से हमने प्रागैतिहासिक काल शुरू कर दिया। तो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने से पहले हम ये देखें कि जो इतिहास है उसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है, उसको हम प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहास कह रहे हैं। और चूंकि उस काल के बारे में जितनी भी जानकारियां हमारे पास हैं वो उस जमाने के मनुष्यों ने जो अपने टूल्स, उपकरण, औजार और हथियार छोड़े हैं उनसे है, और वो जो हथियार हैं या जो औजार हैं, टूल्स हैं, वो स्टोन के बने हुए हैं। तो इसको बहुत आराम से हम स्टोन एज भी कह देते हैं, प्रागैतिहासिक युग ही स्टोन एज कहलाता है।
यानी कि पाषाण युग कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, लिथिक वर्ड जो है स्टोन के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जब हम विभाजन करते हैं पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, तो लिथिक शब्द स्टोन, पाषाण, ये सब पर्यायवाची है। तो प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया, उसने स्क्रिप्ट का आविष्कार कर लिया। और इतिहास के दो सबसे महानतम आविष्कार जो माने जाते हैं पूर्व युग में स्क्रिप्ट, कि जिस दिन इंसान ने लिखना शुरू किया, अपने विचारों को, अपनी व्यक्ति को वो लिख करके समझाने लगा, वो गजब का आविष्कार था। और दूसरा एक तकनीक जिसने उन विचारों को प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लाखों लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया। तो स्क्रिप्ट और प्रिंटिंग प्रेस, ये दो गजब के आविष्कार थे। लेकिन आप लिखना सीख गए और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां उस लिखे हुए को पढ़ नहीं पा रही हैं। जैसे कि हड़प्पा की सभ्यता, उन्होंने लिखा, वो लिपि जानते थे, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे चरण के लिए प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है, या सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को हम किस युग में रख सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और जहां पर लिखित विवरण मौजूद है वो इतिहास है। होमो सैपियंस के बारे में बताया गया है, ज्ञानी मानव। इसके बाद पाषाण युग का जो विभाजन है, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक, मनुष्य मुख्य तौर पर शिकारी की भूमिका में था। शिकार से ही उसका पेट भरता था और अपना पेट भरने और अपने जीवन की रक्षा करने के अलावा और कोई उसके पास काम था नहीं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। यहां पर एक फैक्ट है कि पहिए का नव पाषाण काल में आविष्कार हुआ, लेकिन देखिए इतिहास में कुछ तथ्य विवादित हो जाते हैं। पूरी दुनिया में एक साथ कहीं पर भी कोई आविष्कार इस युग में नहीं हुआ कि एक साथ आग के बारे में जानकारी हो गई हो, एक साथ पहिए के बारे में जानकारी हो गई हो, एक साथ मनुष्य ने बर्तन बनाने सीख लिए हों, या एक साथ लेखन कला का आविष्कार हो गया हो। नहीं, दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर यह हुआ। यहां तक कि भारत में भी अलग अलग हिस्सों में ये घटनाएं एक साथ नहीं हुई। तो हमें पहिए का मतलब यहां पर अगर कुम्हार के चाक से है कि लोगों ने अब हाथ की बजाय कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने शुरू किए, तो ये मध्य पाषाण काल में मिल जाते हैं एविडेंस। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल वो समय था जब मनुष्य ने स्थायी तौर पर अपनी बस्तियां बसा ली थी। वो एक गांव में उसको चारों तरफ से सिक्योरिटी वॉल से घेरना भी सीख गए थे, भले वो दीवार मिट्टी की हो। तो स्थायी जीवन। नंबर 2, आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, और निश्चित तौर पर व्यापार सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही नहीं, वो किसी न किसी प्रकार की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे। तो स्थायी जीवन, आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से इसको नव पाषाण कहा गया, यूज ऑफ मेटल, धातु का उपयोग। इसीलिए नव पाषाण काल को हमारे पास एक और शब्द है, ताम्र पाषाण काल। तो नव पाषाण काल गजब का डेवलपमेंट दिखाता है। लोग स्थायी जीवन में आ गए, व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, और स्टोन एज अब ताम्र पाषाण एज में बदल गया। यानी अब इंसान ने पत्थर के साथ धातु का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। और ऐसी पहली धातु जो हिंदुस्तान में प्रयोग में लाई गई, वो निश्चित तौर पर आप जानते हैं तांबा था, यानी कि कॉपर था। तो क्यों कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, जैसा भी आप बोलना चाहें, इसको बोला जाता है।
कृषि नवपाषाण काल में, मेहरगढ़ वो प्राचीनतम स्थल है जहां पर हमें ये प्रमाण मिलते हैं। हालांकि अब जो नए फैक्ट हमारे सामने आए हैं उसमें कुछ और जगहों के बारे में भी जिक्र है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि ल्यूसेंट के साथ अगर हम प्रीवियस ईयर्स मिला देते हैं, घटना चक्र मिला देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है एक क्विक रिवीजन के लिए। जो फैक्ट यहाँ पर बचते हैं वो वहां से कवर हो जाएंगे। और घटना चक्र में हिस्ट्री में पहला चैप्टर स्टोन एज का ही है। तो इस लेक्चर के बाद आपको एक और इसी तरीके का लेक्चर मिलेगा एक अलग वीडियो में, जिसको हम घटना चक्र एडवांस के नाम से जारी करेंगे। और उसमें घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो उसकी व्याख्या है उन प्रश्नों की, वहां से भी हम प्रश्न निकालेंगे और इसी फॉर्म में आपके सामने उसे रखेंगे, और उसे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आप इसको भरेंगे नहीं, इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तो कोई खास फायदा नहीं होगा। तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहिवा भारत में जंगली और कल्टीवेटेड दोनों तरीके का चावल प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहिवा से है। यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के नाम हैं, जैसे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट, सीएल कार्लाइल, जिन्होंने भारत में शुरुआती खोजें करी। जैसे 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्रीहिस्टोरिक साइट से प्रीहिस्टोरिक टूल्स की खोज करी। पलवरम जगह है, पलवरम मद्रास कल्चर, अगर मद्रास संस्कृति आपने अगर इतिहास को पढ़ा है किताबों से तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पलवरम कौन सी जगह है। फिर मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक, तो सीएल कार्लाइल ने माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे टूल्स बनने लगे थे, और यही मेजोलिथिक एरा था जब सबसे पहले मानव अस्थिपंजर मिले। अब यहां पर बीच में एक फैक्ट आ गया है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। इस तरह के फैक्ट थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो टाइमिंग है वो लगभग एक जैसी है। तो ये कहना कि सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, भारत के सबसे प्राचीन, जो सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता हमारे सामने है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उसके प्रतिनिधि नगर थे। प्रतिनिधि नगर इसलिए क्योंकि वहीं पर शुरुआती खुदाइयां हुई। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। हम इसको पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में। फिर यहाँ पर एक फैक्ट आ गया है, श्वेतभ्रू गिब्बन, ये इतिहास से ज्यादा एंथ्रोपोलॉजी का है। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि। इनाम गांव का जिक्र है। इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण युग की, और ताम्रपाषाण का मतलब नवपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जोरवे संस्कृति। तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति का एक क्षेत्र था। शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म मिले हैं। रॉक पेंटिंग्स, शैल चित्र, आर्किपोल्ड कार्लाइल। और शैल चित्रों के लिए जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है आप जानते हैं, भीमबेटका। एक दो नहीं, 600 से ज्यादा गुफाएं हैं जहां पर पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक का मानव निवास करता था। और बाद में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ऐसा माना गया है, रिसर्च हुई है, वहां से वो लोग गंगा घाटी की तरफ प्रवास कर गए। इसकी खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को। भारतीय पुरातत्व संरक्षण इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर चुका है, और यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी, हथनौरा, अगर आपने पढ़ा हो नर्मदा घाटी में। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का भी
समापन हो जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट है कि भारतीय नागरिक सेवा ब्रिटिश टाइम में रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सबसे पहले दिन जो हमने पेज 1 पढ़ा था वहां पर एक पॉइंट आया था कि भारत की जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, कि हमारे में मंगोलाइट्स भी हैं, हमारे में भूमध्य सागरीय भी हैं, इस तरह का वर्गीकरण। तो आप देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू किया था, इतिहास के 3 काल, और वहां से लेकर के फिर प्रागैतिहास क्या होता है, आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिस युग का लिखित विवरण उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं, होमो सैपियंस का अर्थ क्या है, नवपाषाण काल की 3 विशेषताएं जो मैंने आपको समझाई, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, अत्रिमपक्कम से क्या मिला है, मेहरगढ़ क्या यहाँ पर है, महत्व क्या है, भारत में मानव अस्थिपंजर, ये सब प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है से लेकर के और रिजले साहब तक का जिक्र यहाँ पर है कि सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है वो प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाता है। और इसके बाद बहुत थोड़ा सा आप देखिए 4 पॉइंट हैं सिंधु सभ्यता के, चूंकि इस पेज पर शुरुआत हो गई है और हम पेज वाइज चल रहे हैं तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारियों के साथ ले लेते हैं। चैप्टर का नाम है सिंधु सभ्यता, और जैसा कि हम जानते हैं इस सभ्यता के कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो हड़प्पा की सभ्यता कहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहिए, लेकिन कोई एक नाम अगर चुनना पड़े कि इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, और प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न भी आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम क्या है, तो वो है हड़प्पा की सभ्यता। कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि इसके शुरुआती स्थल सिंधु घाटी में मिले, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए, फिर चाहे वो हड़प्पा हो रावी नदी के किनारे या मोहनजोदड़ो हो सिंधु नदी के किनारे। आगे चल करके और खोज हुई और कालीबंगन, बनावली से लेकर के लोथल, धौलावीरा, ये वो क्षेत्र थे जो सिंधु से बाहर जा रहे थे। सरस्वती, पौराणिक सरस्वती नदी, और वो सिर्फ पौराणिक नदी नहीं थी, उसका अस्तित्व था। ज्योग्राफर्स ने यह साबित किया है कि सरस्वती नदी भारत में बहा करती थी और फिर वो विलुप्त हो गई। तो उसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए। तो विद्वानों का विचार था कि एक सभ्यता जो सिंधु से लेकर के सरस्वती नदी के बीच में फैली हुई थी। फिर धीरे धीरे और खोज हुई, और जब ये पाया गया कि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु और सरस्वती के दायरे से भी बाहर है, तो फिर इसको एक भौगोलिक क्षेत्र में बांधना मुश्किल हो गया। जब इसका पूर्वी सिरा आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे मेरठ, उत्तर प्रदेश पहुंच गया, और पश्चिमी सिरा सुतकांगेडोर, दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में पहुंच गया, और जम्मू में मांडा इसका नॉर्थ सिरा था, और दक्षिण में भगतराव, भोक्तरार, गुजरात। अगर हमें कहीं ये पढ़ने को मिलता है कि दायमाबाद दक्षिण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर था, तो इस पर फिर विवाद होगा, क्योंकि दायमाबाद को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। दायमाबाद का संपर्क रहा होगा सिंधु घाटी से, लेकिन वो सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं था। तो अभी तो गुजरात में भोक्तरार को ही मानना होगा। तो सबसे उपयुक्त जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जो पहली जानकारी मिली वो हड़प्पा से मिली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा की सभ्यता है। इसके बाद इसकी टाइमिंग मैंने आपको बताई। रेडियोकार्बन C14 मेथड बताता है 2400 BC से 1700 BC, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, और भारत के नॉर्थ वेस्ट इलाके में एक त्रिभुजाकार इसका मैप बनता है, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है।
यहाँ थोड़ा बताया गया है कि C14 मेथड किसने खोजा था, VF लीवी ने खोजा था, होता क्या है ये। 1921 में खोज करी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, आधे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आपको शुरुआत में ही आज बताया मैंने कि आधे ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। एक ऐसा दौर जब हमारे पास लेखन कला है, लेकिन बाद की पीढ़ियां उस लेखन कला को पढ़ने में असमर्थ हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए उसको प्रोटो हिस्ट्री या आधे ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और यहाँ के निवासियों का जो मेटलर्जी, जो धातु विज्ञान का ज्ञान था, वो जबरदस्त था। इन्होंने न सिर्फ कॉपर का इस्तेमाल किया, बल्कि कॉपर में टिन मिला करके ये ब्रॉन्ज बनाना भी सीख चुके थे। इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। जब ये खोजबीन हो रही थी, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे वो जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। तो उन्होंने बाकायदा, इसको बोलते हैं ऑफिशियल डिक्लेरेशन, एक विधिवत घोषणा करी कि एक नई सभ्यता खोज ली गई है। ठीक है, तो यहां तक आज आप पढ़िए, समझिए। इस वर्कबुक को डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से और इसको भरिए, और इसकी कॉपीज अपने पास रखिए ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर सकें। बीच बीच में हम लोग मर्ज करके मेगा टेस्ट भी लेंगे, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत घटना चक्र एडवांस वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें जो पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, तो कौन कौन से प्रश्न पिछले 24 सालों में पूछे गए हैं उसका विश्लेषण किया जाएगा।